लश्कर और जैश आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेगा तालिबान। डोभाल के दाव से भारत को बड़ी सफलता। दोस्तों, अफगानिस्तान में लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान में सत्ता में आई तालिबानी सरकार विशेष खुफिया जानकारी मिलने पर लश्कर और जैश आतंकियों के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार हो गई है। पिछले दिनों काबुल के दौरे पर गए भारतीय अधिकारियों के दल के साथ बैठक में तालिबान के शीर्ष नेतृत्व ने भारत को यह आश्वासन दिया। तालिबान ने कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। काबुल और नई दिल्ली से मिली सूचना के मुताबिक तालिबानी नेतृत्व ने विशेष सूचना देने पर न केवल भारत में सक्रिय आतंकी गुट जैसे लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के खिलाफ कार्रवाई के लिए वादा किया है। भारतीय मत है कि अलकायदा और तालिबान के बीच रिश्ता वैसा नहीं रह गया जैसा उसामा बिन लादेन के समय में था। हालांकि अभी ये सवाल बना हुआ है, क्या तालिबानी सैनिक अपने साथी सलाफी अलकायदा आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे। तालिबान ने जहां आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है, वहीं मोदी सरकार ने भी फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान की दी जाने वाली मानवीय मदद और वहां चलाए जा रहे आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट को जारी रखा जाएगा। भारत सीधे तालिबान के साथ संवाद कर रहा है। भारत को अब तजाकिस्तान में अपने सैन्य बेस को चलाने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। तजाकिस्तान तालिबान का विरोध कर रहा है, लेकिन वो खुद चीन के कर्ज जाल में फंस गया है। दोस्तों, चीन के जानी दुश्मन वियतनाम के साथ भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस डील करने जा रहा है और वियतनाम अक्सर धमकी देने वाले ड्रैगन की नाक में दम करने के लिए अपने सोवियत युग के मिसाइल सिस्टम को भारतीय ब्रह्मास्त्र के साथ रिप्लेस करने के लिए काफी हद तक तैयार हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत हनोई के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए अपने रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को मजबूत करने के दोहरे उद्देश्य के साथ वियतनाम को आकाश मिसाइल दे सकता है। आकाश मिसाइल डील के पीछे भारत का दो मकसद है। पहला मकसद चीन को हिमालय से दूर रखने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य संतुलन को झुकाने का प्रयास है और भारत का दूसरा मकसद हथियार के स्वदेशीकरण को बढ़ाना है, जो मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और वियतनाम के बीच सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश मिसाइल को लेकर डील चल रही है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हफ्ते वियतनाम का दौरा किया था और उम्मीद की जा रही है कि वियतनाम भारतीय मिसाइल आकाश के लिए अपनी सहमति जल्द दे सकता है। आकाश एक शॉर्ट रेंज SAM मिसाइल है जिसे भारत में 96% बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आकाश मिसाइल की 25 किलोमीटर रेंज तक मार करने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक आकाश मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर तक है और ये 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत दुश्मन से अपने कमजोर ठिकाने को हवाई हमलों से बचाना है। आकाश मिसाइल की दूसरी बड़ी खासियत एक साथ कई राउंड की फायरिंग है और ये ऑटोनोमस मोड पर काम करता है और एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है। आकाश मिसाइल में इलेक्ट्रिक काउंटर मेजर्स फीचर लगा हुआ है और ये एक मोबाइल मिसाइल है जिसे काफी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह फिट किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने 2014 में आकाश को सेवा में शामिल किया था। वियतनाम और भारत साल 2017 से ही आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वियतनाम अपने पुराने सोवियत युग के S-125 S-70 मीडियम रेंज MS को बदलना चाहता है, क्योंकि वियतनाम अपने पुराने सोवियत युग के S-125 और S-75 मीडियम रेंज को बदलना चाहता है। हालांकि वियतनाम ने उस समय भारत के प्रस्ताव को ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि उसे लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, लेकिन अब वियतनाम आकाश न्यू जनरेशन वेरिएंट पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। हनोई स्थानीय मिसाइल उत्पादन को सक्षम करने के लिए भारत के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते की मंजूरी की भी मांग कर रहा है। वियतनाम 2021 से आकाश NG के डेवलपमेंट को करीब से देख रहा है और 2023 में उत्पादन की मंजूरी मिलने के बाद ये स्वाभाविक रूप से आकाश मिसाइल का पहला ग्राहक बन सकता है। हालांकि माना जा रहा है आकाश एनर्जी मिसाइल सिस्टम का निर्यात संस्करण 2025 तक तैयार नहीं हो सकता। वर्तमान में वियतनाम रूस से लंबी दूरी की S-300P और इजराइल से लो लेवल स्पाइडर का उपयोग करता है। वियतनाम का सैन्य आधुनिकीकरण अभियान 2016 के बाद से धीमा हो गया है और अब वियतनाम का रक्षा बजट भी मामूली है। लिहाजा वियतनाम के लिए पश्चिमी देशों से हथियार खरीदना संभव नहीं है। इस साल की शुरुआत में भारत ने फिलीपींस के साथ अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल बेचने का सौदा किया है, जिससे संभावित रूप से मनीला हथियार का पहला विदेशी उपयोगकर्ता बन गया। और अगर वियतनाम के साथ ये सौदा फाइनल होता तो फिर वियतनाम भारत का दूसरा हथियार ग्राहक होगा। फिलीपींस डील भारत के लिए एक बड़ी जीत माना गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य अपनी रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण करना, क्षेत्रीय भागीदारों को पुरस्कृत हथियार बेचना और उसी हथियारों के आयात पर निर्भरता को कम करना है। फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया और वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है और फिलीपींस को ब्रह्मोस की बिक्री को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए भारत वियतनाम को आकाश प्रणाली बेचकर इस सफलता को दोहराने की कोशिश कर सकता है। व्यापक रणनीतिक अर्थों में भारत दक्षिण पूर्व एशिया देशों को हिमालय में चीन के खिलाफ एक असंतुलन पैदा करने का लक्ष्य बना सकता है, जहां दोनों शक्तियां
एक उच्च पर्वत सशस्त्र गतिरोध में बंद है और अगर भारत ऐसा करने में कामयाब होता है तो चीन बुरी तरीके से बौखला जाएगा, क्योंकि फिलीपींस और वियतनाम के साथ चीन के संबंध हमेशा से खराब रहे हैं। खासकर दक्षिण चीन सागर में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण रहती है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को आज 108 दिन हो गया है। इतने दिनों में पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन को जो गहरा जख्म दिया है उसे भरने में कई वर्ष लग जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो की रट नहीं लगाए होता और डोनबास में कत्लेआम नहीं मचाए होता तो ये नौबत कभी भी आती ही नहीं। यूक्रेन आज जो दुनिया के सामने मासूम बना फिर रहा है, उसने डोनबास में जमकर कत्लेआम मचाया है। कम से कम 15,000 लोगों की जान ले ली है, लेकिन ये बात कोई नहीं करता। रूस लगातार यूक्रेन को समझाता रहा, लेकिन वो अचानक नाटो में शामिल होने की बात करने लगा। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है, जंग से पहले हमने यूक्रेन को बहुत समझाया, लेकिन वो हमारी बात नहीं माना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूसी आक्रमण के संबंध में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानकारी को यूक्रेन नहीं लेना चाहता था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की रूस के हमले से पहले ये सुनना नहीं चाहते थे कि मॉस्को आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। जो बाइडेन ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। आपको बता दी कि इस वक्त यूक्रेन की हालत बुरी हो चुकी है, उसके पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। रूस की फौज के आगे यूक्रेनी सैनिक हार मान रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी अकड़ में है कि वो पश्चिमी देशों की मदद से वो जीत लेंगे। आपको बता दें कि जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, हमारे पास गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका है। ये बयान यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी हेड की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि हम फ्रंट लाइन पर रूस के खिलाफ पिछड़ रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा, अब हम पश्चिमी देश के हथियार पर निर्भर हैं। रूसी आर्टिलरी सिस्टम से यूक्रेन की हालत खराब है। यहाँ तक कि यूक्रेनी सेना और सरकारी अधिकारी भी मानते हैं यूक्रेन की हालत ठीक नहीं है। यूक्रेन के सैनिक आर्टिलरी युद्ध में फंस गए हैं।